गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने जो अगला अध्याय लाए हैं वो है अध्याय नंबर 2, है ना। विषय आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अध्याय 2 का नाम है आपका भारत स्थिति एवं प्राकृतिक विभाग। ठीक है, मतलब भारत की जो स्थिति है, ठीक है, भारत के जो प्राकृतिक विभाग है उनके बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ों पर आपके क्या बने हुए हैं, क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। ठीक है, कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो उसी को समझेंगे। जैसे भारत विषुवत रेखा के उत्तर में, है ना, 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68°7 से पूर्व देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा, ठीक है, आपको मालूम है क्या होती है। ठीक, इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति लगभग केंद्रीय है। इसके निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, केंद्रीय मतलब एक सेंटर वाली स्थिति है जिसको हम कुछ पॉइंट्स को लेकर उसके महत्व को जानेंगे। जैसे केंद्रीय स्थिति के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। आपने देखा होगा कि मतलब जो भारत है उसके अधिकांश हिस्सों पर, मतलब अधिकांश भाग पर क्या है आपका, इधर समुद्र से अटैच है, मतलब समुद्र जुड़ा हुआ है। समुद्र जुड़ा हुआ है मतलब क्या होता है, जो जलमार्ग है तो जलमार्ग को हम यातायात को क्या करते हैं, सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल गया आपको किस चीज़ के लिए, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति का क्या है, केंद्रीय है, इसलिए, है ना। तो केंद्र होने के कारण क्या होगा, जल बहुत ज़्यादा, मतलब समुद्र हमारे बहुत से एरियाज़ को कवर करता है भारत के, और वहाँ से हमको जल मार्ग प्राप्त होते हैं। ठीक है, जल मार्गों के द्वारा हमारी यातायात में सुविधा हमको मिलती है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा है। ठीक है, देखिए हिंद महासागर के शीर्ष पर होने के कारण हमको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में भारत के चीन और समुद्री तट रेखा होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह भी हमको मिल चुके हैं। केंद्रीय स्थिति के कारण भारत पूर्व से पश्चिम के अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों का संगम स्थल है। ठीक है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत मतलब अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं दूसरे राज्यों से। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दक्कन का जो पठार होता है उसका आपको वर्णन करना है कि किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, भारत के दक्षिण में प्राचीन ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की कठोर शैलियों से बना दक्कन का पठार त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, कैसी आकृति है इसकी, त्रिभुजाकार। ठीक है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लावा के निक्षेप है ना। ज्वालामुखी जो होता है आपका, उसके क्या है, निक्षेप है, जो काली मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, काली मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र है ना। दक्कन के पठार का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, मतलब दक्कन का पठार कैसा है, किस तरीके की उसका क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है उसका, 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 610 मीटर की है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 610 मीटर की है। इस पठार का भीतरी भाग नदी घाटियों में कटा फटा है। ठीक है, मतलब कटा फटा है, मतलब जिस तरीके से कटा फटा होता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, या फिर जो आप कटान देखते हो किस तरीके से होती है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। सपाट शिखर तथा गहरी घाटियाँ हैं। ठीक है, इसके जो शिखर है वो कैसे है, सपाट है, तथा घाटियाँ कैसी है, गहरी है। सीढ़ीदार ढाल, दरारें, प्राचीन पर्वतों के अवशेप,
ठीक है, घिसे हुए पठार और भ्रंश घाटियाँ भी मिलती है। यह 3 ओर समुद्र से घिरा है। कितनी ओर से समुद्र से घिरा है? 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है, आएंगे दोनों प्रश्न आपको समझ में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा। सेकंड में क्या है? दक्कन के पठार को देखा, किस तरीके से उसका वर्णन करना है। और अब जो है आपका जो क्वेश्चन है 3, पूर्वी तटीय मैदान का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो पूर्वी तटीय मैदान का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यह मैदान कन्याकुमारी अंतरीप से ओडिशा के तट तक फैला है। देखिए कहाँ तक फैलाव बताया गया है इसका? तो इसका फैलाव जो बताया गया है कन्याकुमारी अंतरीप से ओडिशा के तट तक फैला है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है। कैसा मैदान है ये? चौड़ा मैदान है। तो जो हमको पॉइंट मिलते हैं हाईलाइट कर लीजिए उसको। अपेक्षाकृत चौड़ा मैदान है। इसमें मुख्य नदियों के पूर्ण विकसित डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित डेल्टा पाए जाते हैं। इस मैदान की चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर तक है। देखो चौड़ाई याद रखना है आपको। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 160 से 480 किलोमीटर तक है। दक्षिण की ओर यह अधिक चौड़ा है। ठीक है, दक्षिण की ओर क्या है? अधिक चौड़ा है। समुद्र किनारे पर अनूप झीलें पाई जाती है ना, बहुत सारी झीलें पाई जाती है, जिसमें चिल्का और पुलिकंट झील प्रमुख है। देखो नाम दिए हैं झीलों के, तो झीलों के क्या नाम दिए? चिल्का झील है और पुलिकंट झील प्रमुख है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने यहाँ उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण किया है। ठीक है, उपजाऊ डेल्टाओं का जो निर्माण किया है कौन कौन सी नदियों ने किया है? तो 4 नदियाँ बताई गई है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, संपूर्ण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो संपूर्ण पूर्वी तट है उसको क्या बताया गया है यहाँ पे? कोरोमंडल तट। तो याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है? ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बागर व खादर भूमि में अंतर समझाइए। ठीक है, देखो भूमियाँ 2 प्रकार की बताई गई यहाँ पे, बागर भूमि और खागर भूमि। तो हमको उसी में अंतर बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों भूमियों में। ठीक है, तो सबसे पहले बागर भूमि की ओर चलते हैं। क्या बोल रही है बागर भूमि? तो पहला पॉइंट दिया है, पुराने जल्लोड अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बागर कहते हैं। ठीक है, बागर किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं बागर? तो दिया हुआ है पुराने जल्लोड अवसादों के निक्षेप से निर्मित है ना उच्च भू आकार को ही क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। चलिए अब खादर की ओर बढ़ते हैं। तो बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। ठीक है, बागर ऊंचा वाला था और ये क्या है? नीचा वाला भाग है, उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, जो नवीन है मतलब नया बनेगा, बाढ़ की नवीन जलोढ़ को, है ना, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? बाढ़ का जल इन तक नहीं पहुंचता है। कहाँ तक के? बागर भूमि जो है वहाँ तक के बाढ़ जो आती है आपकी उसका जल नहीं पहुँचता है। यह भूमि बाढ़ जल में डूब जाती है। ठीक है, ये आप खादर भूमि है वो कहाँ में डूब जाती है? बाढ़ जल में डूब जाती है। बाढ़ का जो जल होगा उसमें वो डूब जाएगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बागर के क्षेत्र में चूनायुक्त कंकड़ों की बहुलकता है, जिससे आर्द्रता कम होती है अतः कम उपजाऊ होती है। ठीक है, मतलब कंकड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चूना युक्त कंकड़ होते हैं, है ना, चुनखड़ी जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, तो वैसी कुछ तो उनकी बहुलता होती है। बहुलता मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसके कारण क्या होता है? आर्द्रता कम होगी, और आर्द्रता कम होगी जिसके कारण क्या होता है? कम उपजाऊ होती है ये भूमि। ठीक है, खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मतलब खादर भूमि जो होती है वो कैसी है? उपजाऊ भूमि है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में है। कहाँ मिलेगी आपको? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। ठीक है, चलिए अब इसका पॉइंट क्या बोल रहा है खादर भूमि का?
तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में इसका विस्तार है। कहाँ विस्तार है इसका? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान में अंतर लिखना है। ठीक है, अब मैदान जो है आपके, तो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, और इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उस चीज़ को हम जान रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे, इसका निर्माण छोटी व तेज गति से बहने वाली नदियों से हुआ है। ठीक है, ये जो मैदान बना हुआ है किससे बना हुआ है, तो छोटी है ना पर तेज गति से बहने वाली नदियों से हुआ है। चलिए पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों का द्वारा निक्षेप से हुआ है। ठीक है, इनके निक्षेप से उसका निर्माण हुआ है पूर्वी तटीय मैदान का। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका विस्तार अरब सागर के सहारे है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक, किसके सहारे है, तो अरब सागर के सहारे है। इधर इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे है। ठीक है, चलिए इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इस तट पर डेल्टा नहीं है ना, डेल्टा इस तट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन से तट पर, तो पश्चिमी तटीय मैदान में। ठीक है, इस मैदान के तटीय भाग में विकसित डेल्टा है। ठीक है, मतलब बहुत विकसित डेल्टा यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में। यह मैदान सकरा है ना, ये मैदान कैसा है, सरका है। ठीक है, और इस मैदान की चौड़ाई अधिक है। ये मैदान की चौड़ाई क्या है, अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतवासियों के लिए हिमालय का क्या महत्व है, लिखिए ना। मतलब जो भारत के वासी है, भारत के जो लोग हैं, उनके लिए हिमालय क्या महत्व रखता है। ठीक है, तो क्या क्या महत्व रखता है, इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के बहुत बड़े भाग को वर्षा प्रदान करता है, साथ ही हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। चलो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व है। ठीक है, मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के बहुत बड़े भाग को वर्षा प्रदान करता है भाई। ठीक है, साथ ही हमें मध्य एशिया के आने वाली बर्फीली हवाओं से भी बचाता है, बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, हिमालय से सदावाहिनी नदियाँ निकलती है ना। सदावाहिनी मतलब जो हमेशा बहते रहती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, शब्द यूज़ किया जाता है सदावाहिनी। ठीक है, जो सदा वाहन करती है जल का, जो सिंचाई, जल विद्युत एवं परिवहन के लिए उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहली बात सिंचाई, मतलब वहाँ से आप उसके जल से, जो नदियाँ होती है उनके जलों से वर्ष भर पानी ले सकते हो सिंचाई के लिए। जल विद्युत मतलब वहाँ पर आप बिजली उत्पन्न कर सकते हो। परिवहन के लिए मतलब नाव के द्वारा या फिर जहाज़ों के नाव के लिए द्वारा ही क्या कर सकते हो आप, परिवहन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा महत्व है हिमालय का भारतवासियों के लिए। यह उत्तरी भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, यह उत्तरी भारत की प्राकृतिक सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है, मतलब दर्शाता है। ठीक है, निर्धारित करता है। हिमालय का वन्य जीवों, औषधियों, रमणीक स्थलों, फसलों व खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत महत्व है। ठीक है, तो इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, भारतवासियों के लिए हिमालय बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन को हमने समझा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करके उनको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, आप इसका फेयर वर्क करिए, ये PDF आपको आएगी। ठीक है, उसको कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, थैंक यू।